हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए उंगली छापी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आविष्कार सन 1985 में सर एलेक जेफरीज के द्वारा किया गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। देखिए, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए भी अलग अलग होता है। इसको ऐसे समझिए, ये मान लीजिए किसी व्यक्ति का डीएनए है। इस डीएनए का 99.9% ये भाग, जिसको कि हम बल्क डीएनए कहते हैं, ये भाग प्रत्येक व्यक्ति में समान होते हैं। चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे किसी का भी हो, इतना भाग सबका एक समान होगा। इसमें से सिर्फ ये जो 0.1% है, जिसको कि सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, ये भाग हर व्यक्ति में अलग अलग होता है और यही उसकी पहचान है। आप तो अपने फिंगरप्रिंट को जैसे मिटा भी सकते हैं। मान लीजिए सर्जरी करवा दिए, मिट जाएगा, जल जाने पर भी वो समाप्त हो सकता है। लेकिन ये जो डीएनए का जो विशिष्ट पहचान है, ये समाप्त नहीं हो सकता। यदि आपका कहीं एक बाल गिर जाए रूट सहित, उसमें जड़ हो, तो उससे भी डीएनए निकाल करके आपकी पहचान बताई जा सकती है। आपके प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होगा, उसके भीतर डीएनए पाए जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में होगा, जबकि फिंगरप्रिंट कहाँ आपके हाथ और पैर की उंगलियों में मिल सकता है। तो इसीलिए हमारा विशिष्ट पहचान रखता है डीएनए। तो डीएनए की इसी विशिष्टता का उपयोग करके किसी व्यक्ति की पहचान बताने की तकनीक या किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच आनुवांशिक संबंध बताने की तकनीक को ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कई चरणों में पूरा होता है और इसके विभिन्न चरणों को हम विस्तारपूर्वक समझेंगे। लेकिन पहले इसके उपयोग को देखिए। तो देखिए, जहाँ पर कोई आपराधिक घटना जैसे हत्या या बलात्कार जैसे घटनाएं हो जाएं, तो उस घटना स्थल से हम जो रक्त के धब्बे मिलेंगे या गिरा हुआ बाल जिसमें कि जड़ हो, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। थूक वगैरह जिसमें लार होगा, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। या फिर सीमेन या वीर्य, उसको कलेक्ट करके और संदिग्ध व्यक्ति के डीएनए को लेकर के, दोनों के डीएनए को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से मैच करके अपराधी की पहचान कर ली जाती है। दूसरा उपयोग, जहां पर मातृत्व एवं पितृत्व संबंधित विवाद आता है, अर्थात कोई लड़का कहे कि ये मेरे माता या पिता हैं, तो उस समय भी दोनों के डीएनए को मिला करके इसी विधि के द्वारा पता लगा लिया जाता है कि वास्तव में इसका दावा सत्य है या नहीं। इसी तरीके से दो व्यक्तियों के बीच आनुवांशिक संबंध को बताने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग हम वहां पर भी कर सकते हैं यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पहले हो गई हो और उसके हड्डी के अंश हमको यदि मिल जाएं, तो उस हड्डी से हम डीएनए को पृथक करके इसी विधि के द्वारा उसके परिवार की पता लगा सकते हैं। तो इस तरह से इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसको और देख लीजिए, इस सैटेलाइट डीएनए के बारे में और जान लीजिए कि आखिर यह प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग क्यों होता है। तो जैसे देखिए, ये मैं 2-3 व्यक्तियों के सैटेलाइट डीएनए वाले भाग को बना दिया। इस सैटेलाइट डीएनए वाले भाग में कुछ न्यूक्लियोटाइड मान लीजिए ऐसे लगे होंगे AT, तो क्या होगा, ये AT पुनः आएगा, AT। मान लीजिए एक व्यक्ति में यह 10 बार आया, दूसरे व्यक्ति में ATGC, ऐसे करके इसको भी मान लीजिए 5-7 बार आया। तीसरे में भी हो सकता है 3 का हो, या 5 न्यूक्लियोटाइड मिले हों, 7 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 न्यूक्लियोटाइड भी हो सकते हैं। 100 न्यूक्लियोटाइड आएंगे, फिर से रिपीट होगा। तो इस तरह से हर व्यक्ति में ये जो रिपीटेड डीएनए, जिसको कि पुनरावृत्त डीएनए कहते हैं, यही डीएनए उस व्यक्ति की विशिष्ट पहचान होती है। क्या दूसरे व्यक्ति में ATGC का क्रम नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन संख्या समान नहीं होगा। यदि इसके में 7 बार रिपीट हुआ है, तो दूसरे व्यक्ति में उसकी संख्या 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 5 हो सकती है, उसके समान नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है। अब एक चीज और, इस सैटेलाइट डीएनए को भी हम 2 भाग में बांटते हैं। एक कहलाता है माइक्रो सैटेलाइट और दूसरा कहलाता है मिनी सैटेलाइट। इसमें क्या अंतर है देखिए, यदि ये जो रिपीटेड करने वाले डीएनए हैं ये
2 से लेके 6 बेस पेयर के बने हैं तब ये कहलाते हैं माइक्रो सैटेलाइट, और यही यदि 100 बेस पेयर तक होंगे, मतलब 6 से अधिक होंगे, तब वो कहलाएगा मिनी सैटेलाइट। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसी मिनी सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब चलिए हम इसके विभिन्न चरणों को समझते हैं कि किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की क्रिया की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के कुल 6 चरण होते हैं, जिसमें से पहला है डीएनए का विलगन या आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का पृथक्करण। जहाँ पर कोई आपराधिक घटना घटित हुआ है, जहाँ से हम सैंपल कलेक्ट किए हैं, उन सैंपलों में से डीएनए को अलग करने की क्रिया, या जो संदिग्ध व्यक्ति हैं जिनसे सैंपल लिए हैं उनके डीएनए को पृथक करने की क्रिया डीएनए का विलगन कहलाता है। उस डीएनए को पृथक करने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में रखकर तेजी से घुमाते हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें 2 शिखर बनेंगे। एक ऊंचे शिखर अर्थात नीचे की ओर जो होगा वो कहलाएगा बल्क डीएनए, उसको हटा लेंगे। ऊपर की ओर जो डीएनए होगा वही हमारा सैटेलाइट डीएनए होगा। तो चलिए यहाँ पे ये हमको मिल गया सैटेलाइट डीएनए। अब इसको हम अगले चरण में ले जाएंगे, ये कहलाएगा डीएनए का पाचन। तो देखिए इसके लिए हम इस डीएनए को ले करके एक पात्र में डाल देते हैं। पाचन से आशय होता है इसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ना, और डीएनए को तोड़ने या काटने का कार्य करता है डीएनए का आणविक कैंची, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सिंपल सा है, इसको इसमें डालिए और साथ ही साथ हम इसमें इस एंजाइम को डाल देते हैं, जिसके फलस्वरूप इसके भीतर डीएनए के छोटे छोटे इस तरह के खंड प्राप्त हो जाएंगे। एक चीज ध्यान रखिए, ये सैंपल सिर्फ एक व्यक्ति का है। यही क्रिया अलग अलग जितने संदिग्ध हैं सबका करते जाएंगे। अब देखिए उसको अगले स्टेज में ले जाएंगे। ये जो हमको छोटे छोटे डीएनए के खंड मिल गए हैं, इन डीएनए खंडों का पृथक्करण, ये आएगा तीसरा स्टेज। इसको पृथक करने के लिए क्या हुआ, जैसे इस पात्र में मान लीजिए है छोटे छोटे टुकड़े उपस्थित हैं, इन टुकड़ों को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि, अर्थात इसमें क्या होता है, एक इस तरह का आयताकार बॉक्स होता है जिसमें एगरोज जेल को भर देते हैं। मान लीजिए इसके भीतर जेल को भर दिए और उसके बाद इसमें इधर इस तरह के छोटे छोटे कूप, गड्ढे समझ लीजिए, कुआं, छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं। जितने व्यक्ति का सैंपल ले रहे हैं उतना गड्ढा इस पे बना होगा। एक एक गड्ढे में एक व्यक्ति का सैंपल यहाँ लिए हैं, इसका एक में डाल देंगे और इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि, जेल तो क्लियर हो गया कि इसमें जेल भर दिए हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस से आशय होता है कि इसमें हम 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। देखिए एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पर होगा। डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है, इसीलिए जिधर ये कूप बनाएंगे ये होगा हमारा ऋणात्मक आवेश और इससे दूर ये होगा धनात्मक इलेक्ट्रोड। अब इससे क्या होगा, तो देखिए हमको पता है कि जो ऋणात्मक होता है वो धन की ओर आकर्षित होता है। जैसे हम इसमें करंट प्रवाहित करेंगे, धारा का प्रवाह करेंगे, इन कूपों में जो डीएनए भरे हैं ये डीएनए ऋणात्मक आवेश होने के कारण धन आवेश की ओर अर्थात धन इलेक्ट्रोड की ओर गति करना चालू करते हैं और अपने लंबाई के हिसाब से, जैसे मान लीजिए छोटा है तो आगे पहुंच जाएगा, उससे बड़ा है तो थोड़ा सा पीछे रहेगा, और बड़ा है तो और पीछे होगा। तो इस तरह से अपने लंबाई के अनुसार ये विभिन्न स्थानों तक पहुंच जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से पहले वाले का हमको ऐसे प्राप्त हुआ, दूसरे वाले का इस तरीके से भी प्राप्त हो सकता है, तीसरे वाले का भी मान लीजिए कि इस तरीके से उसके डीएनए आगे बढ़ रहे हैं, और लास्ट वाला जो है चौथे वाले का सैंपल यदि लिए हैं तो मान लीजिए उसका भी इसी तरीके से ऐसे प्राप्त हुआ। तो हालांकि ये दिखाई नहीं देगा इस जेल के भीतर, लेकिन हमको जब ये क्रिया करेंगे तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये डीएनए इस तरीके से इस पे आगे गति कर चुके हैं। यही कहलाता है डीएनए खंडों का पृथक्करण या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। एक चीज यहाँ और ध्यान रखिए, ये क्रिया करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा क्षारीय विलयन डाल देते हैं। क्षारीय विलयन क्या करेगा, इस डीएनए खंडों में जो ये डबल स्ट्रैंड के हैं इनको इकहरे स्ट्रैंड में, सिंगल स्ट्रैंड में बदल देता है।
इसके बीच के हाइड्रोजन बंध को तोड़ के उसको अलग कर देगा। तो यहाँ जो डीएनए प्राप्त होगा वो सिंगल स्ट्रैंड होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं, चौथा स्टेज साउदर्न ब्लॉटिंग। एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है। इसमें क्या करते हैं कि नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज पेपर को लेकर के इस जेल के ऊपर रख देते हैं और उसके बाद इस जेल में थोड़ा सा भार ऊपर की ओर लगभग आधा किलो के आसपास का वजन रख देते हैं, जिसके फलस्वरूप वजन पाने पर ये डीएनए उस नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे आ जाते हैं। ये कहलाता है साउदर्न ब्लॉटिंग। उस पेपर में आने के बाद देखिए क्या करेंगे, अगला स्टेज है VNTR प्रोब का उपयोग। अब देखिए यहाँ जो जिस व्यक्ति का सैंपल लिए हैं उस व्यक्ति के सीक्वेंस को हमको पता होगा कि ये सीक्वेंस उसके में है। सीक्वेंस ऐसा है जो मैं आपको पहले बताया था कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में ATGC इस तरह के जुड़े हुए हैं। तो अब क्या करेंगे हम, VNTR प्रोब का उपयोग। प्रोब से ऐसे होता है जैसे देखिए उसमें ATGC है और यहाँ बता दिया कि वो सिंगल स्ट्रैंड है, तो उसका दूसरा स्ट्रैंड को पूरा करने के लिए, मतलब उसको हाइब्रिड डीएनए बनाने के लिए हम बाहर से एक प्रोब भेजेंगे। प्रोब क्या होगा, देखिए A है तो इससे कौन युग्मन करता है, T है तो A, G है तो C है तो G। इसी तरीके का, इस तरीके के रेडियोधर्मी न्यूक्लियोटाइड होंगे। इन न्यूक्लियोटाइडों का सीक्वेंस हम इसके भीतर भेज देते हैं, जिसके कारण ये जो डीएनए है ये सभी डीएनए उस फिल्म में हाइब्रिड हो जाते हैं, अर्थात डीएनए का संकरण बनेगा। यही कहलाता है VNTR प्रोब। VNTR प्रोब से ऐसे होता है वेरियस नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इसी तरीके से ये जो दोहराते जा रहे हैं, और इसकी ध्यान रखिए ये रेडियोधर्मी होंगे। अब इस तरह से जो हाइब्रिड डीएनए हमको इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर में प्राप्त हो गया, उस डीएनए को हम इस ऑटो रेडियोग्राफी के लिए ले जाएंगे। यहाँ पे उस नाइट्रोसेलुलोज पेपर के पीछे एक्सरे फिल्म को रखते हैं और जिसके कारण उस एक्सरे फिल्म पर ये जो रेडियोधर्मी न्यूक्लियोटाइडों का जो एक श्रृंखला है उसके कारण उस पर इसके लंबाई के हिसाब से धब्बा पड़ जाते हैं। उन्हीं धब्बों को मिलाया जाता है और अपराधी की पहचान की जाती है। कैसे मिलाएंगे उसको चलिए अगले चित्र में समझते हैं। अब उसके बाद कैसे मिलाना है उसको आप इस चित्र में समझिए। ये देखिए यहाँ पे हमको ये जो एक्सरे फिल्म में जो धब्बे प्राप्त हुए हैं इस तरीके से प्राप्त होंगे। ये धब्बा यहाँ पर क्यों प्राप्त हुए उसके लिए हमको इनका डीएनए को देखना होगा। तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों के डीएनए लिए गए हैं, एक जो संदिग्ध A है, दूसरा B संदिग्ध और तीसरा जो हमको अब घटनास्थल से जो सैंपल मिला है उसका डीएनए है। हम जानते हैं प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, उन सभी को यदि लेकर के यहाँ बनाएं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कुछ बीच बीच से कुछ गुणसूत्रों को लिए हैं, जैसे देखिए 7वां जोड़ा, दूसरा और 16। सेम इसका भी वही होगा, 7, 2 और 16। अब ये पट्टी कैसे बने हैं उसको समझिए। यहाँ पर देखिए यदि इसके में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 11 बार रिपीट हो रहा है, वही पुनरावृत्त डीएनए, रिपीटेड डीएनए। तो 11 बार रिपीट हुआ तो इसका बेंड कहाँ बनेगा, 11 वाले लाइन में। यदि दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार रिपीट हुआ है तो देखिए 9 के लाइन में। ये वाला 7 बार रिपीट हुआ है तो 7 के लाइन में। ये 5 बार रिपीट हुआ है तो 5 के लाइन में। ये देखिए 4 बार रिपीट हुआ है तो 4 के लाइन में, 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 के लाइन में। तो इसी तरीके से जितने बार रिपीट हुए हैं उसके बेंड उसी लाइन में प्राप्त होंगे। अब इसको आधार बना करके देखिए C वाले का, ये हमको घटनास्थल से मिला है, इसका बेंड यहाँ जहाँ मिला। अब मिला लीजिए जो जो संदिग्ध है उनके से किससे मेल खा रहा है। ये देखिए इसमें सीधे दिख रहा है B के जैसा सेम, अर्थात हमारा अपराधी कौन होगा, B वाला। तो इस तरह हम अपराधियों की पहचान कर सकते हैं, साथ ही साथ इस तकनीक का प्रयोग करके अनुवांशिक संबंधों का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।